हाय दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को सैग और स्पैन के बारे में बताऊंगा। अच्छा टॉपिक है ये सैग और स्पैन। इसकी नॉलेज होनी चाहिए जो भी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में काम कर रहे हैं या काम करेंगे इन फ्यूचर। ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सैग और स्पैन, सबसे पहले हम लोग स्पैन को समझेंगे, उसके बाद हम लोग सैग को देखेंगे। तो स्पैन क्या होता है दोस्तों? आपका सपोज ये एक पोल है और ये एक दूसरा पोल है, कोई सा भी पोल हो, 8 मीटर 9 मीटर 13 मीटर, तो उन दोनों के बीच के गैप को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पैन बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन सपोर्ट। लाइन सपोर्ट का मतलब आपका पोल्स या टावर, कहीं भी आपका टावर अगर हो, दो टावर के बीच के गैप को स्पैन बोलते हैं, या दो पोल के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस को, दूरी को क्या बोलते हैं? स्पैन बोलते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर डिस्टेंस कितना होना चाहिए, दो पोल के बीच में गैप कितना होना चाहिए, इट मीन्स स्पैन कितने का लेना चाहिए हम लोग को दो पोल के बीच। तो अगर 8 मीटर का पोल है, पीएससी पोल है जो हम लोग एलटी में यूज़ करते हैं, तो उसका कितना लेते हैं हम लोग? 40 से 45 मीटर। इसे स्टैंडर्ड माना गया है कि आप 40 से 45 लीजिए। अगर 8 मीटर पोल आपके पास है, अगर उस पर काम कर रहे हैं, एलटी की लाइन है, तो आप 40 से 45 मीटर का स्पैन का लेंथ का ले सकते हैं। ठीक है, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग 40 से 45 चलते हैं, बट ये स्टैंडर्ड है। कहीं कहीं पे आप लोगों ने देखा होगा 10 मीटर भी रहता है, 15 भी रहता है, 25, 35, 45, 40, आपको हर तरह के मिलेंगे, बट ये स्टैंडर्ड है। बाकी लोकेशन पे डिपेंड करता है कि स्पैन कितना जाएगा। मान लिया अब ज़्यादा टर्निंग है तो वहाँ पर आप ज़्यादा स्पैन नहीं ले सकते हैं, तो वहाँ पर कम करना पड़ता है। बट जहाँ पर अगर प्लेन हो, रोड पे हो, अगर वहाँ पर क्लियर ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, जगह है, स्पेस है, लाइन स्ट्रेट है, तो आप आराम से 40 और 45 से ले सकते हो स्पैन। उसी तरीके से अगर 9 मीटर पीएससी पोल है एसटी के लिए, तो हम लोग कितना लेते हैं? 65 से 70 मीटर का। और 13 मीटर रेल पोल वाला वो लेते हैं कितना? 85 से 95 मीटर का। तो ये आपका स्टैंडर्ड है, बट ये मेन डिपेंड करता है लोकेशन पे। लोकेशन कैसा है, क्रॉसिंग है या आपका ज़्यादा टर्न है, तो आपका ये कम मिलेगा। बट अगर फ्री स्पेस है तो आप इतना कर सकते हो। ये स्टैंडर्ड है। उसके बाद दोस्तों सैग को समझते हैं। सैग क्या होता है? सपोज़ ये आपका दो पोल है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और ये रेड वाला जो दिख रहा है ये आपका क्या है? कंडक्टर है जो आपने खींचा है। तो आप लोगों ने देखा होगा दो पोल के बीच जब कंडक्टर जाते हैं थोड़ा सा नीचे रहता है, हल्का सा देखा होगा, हल्का सा जो नीचे रहता है। बट अगर हॉरिजॉन्टल, अगर मैंने सपोज़ ये रेफरेंस लाइन मैंने खींचा है, ये एक्चुअली कुछ है नहीं, ये रेफरेंस लाइन लिया हूँ मैं समझाने के लिए। तो अगर आपका ये कंडक्टर, रेड वाला कंडक्टर अगर जा रहा है, तो ये रेफरेंस लाइन जो हम लोगों ने लिया है उसके और यहाँ से बीच का अगर जो डिस्टेंस देखें, गैप देखें, उसी को क्या बोलते हैं? सैग। ठीक है, ये आपका रेफरेंस लाइन मैंने लिया है, ये आपका कंडक्टर है, तो इन दोनों के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? सैग। और जो आपका कंडक्टर है और आपका ग्राउंड है, उन दोनों के बीच के गैप को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्राउंड क्लियरेंस। इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा आप देख सकते हो कि ग्राउंड क्लियरेंस कितना होना चाहिए। अब सैग होता क्या है आपको समझ में आ गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच के गैप को क्या बोलते हैं हम लोग? सैग बोलते हैं। अब देखते हैं अगर कंडक्टर को हम लोग ज़्यादा लूज़ खींच रहे हैं, कहीं कहीं दिखेंगे आप बहुत ज़्यादा लूज़ होता है, या कहीं कहीं पे एकदम टाइट, कंडक्टर को टाइट खींचा जाता है, तो उस समय क्या हो सकता है? दोनों केस में हम लोग देखें क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे सैग होता है क्या, किस पर डिपेंड करता है। सैग का फॉर्मूला क्या होता है? सैग इज इक्वल टू WL² अपॉन 8/8 और T, 8 इंटू T। तो यहाँ पर L क्या हो गया? लेंथ ऑफ स्पैन, जो मैंने स्पैन दो कंडक्टर के बीच की दूरी को बोलते हैं स्पैन, तो आपका वो चीज़ है ये। S हो गया आपका सैग, और आपका T क्या हो गया? कंडक्टर टेंशन, और आपका W क्या हो गया? कंडक्टर वेट। तो सैग मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है? वेट ऑफ कंडक्टर पे, लेंथ ऑफ स्पैन पे और टेंशन पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो सैग किस पे डिपेंड करता है? वेट पे। वेट, कंडक्टर का वेट कितना है? अगर ज़्यादा भारी, अगर आपका ज़्यादा वेट वाला कंडक्टर है तो अगर डिस्टेंस अगर ज़्यादा लेंगे तो सैग बढ़ जाएगा, क्योंकि उतना वेट वो लोड थाम नहीं पाएगा, तो स्ट्रेट नहीं हो पाएगा, सैग ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। तो वेट पे भी डिपेंड करता है, स्पैन लेंथ पे भी। अगर स्पैन लेंथ मैंने ज़्यादा ले लिया तो भी क्या होगा? आपका लाइन जो है, कंडक्टर जो है आपका बहुत ज़्यादा नीचे हो सकता है। टेंशन पे भी डिपेंड करता है और आपका टेम्परेचर पे भी।
तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कोई भी कंडक्टर है तो क्या होता है जब टेम्परेचर जब बढ़ता है तो क्या होता है आपका कंडक्टर जो है एक्सपैंड होने लगता है, फैलता है। तो फैलने से क्या होता है उस समय उसका सैग बढ़ जाता है। चलिए अगर मैं दिखाता हूँ कि अगर मैं सैग को अगर स्पैन के बराबर ले लिया, सैग इज इक्वल टू स्पैन लिया हूँ, इस कंडीशन में क्या होगा, मतलब मैंने क्या किया, कंडक्टर को बहुत ही टाइट से खींचा है, मतलब सैग के स्पैन के बराबर कर दिया, इन दोनों दूरी के गैप जो है आपका इनके बराबर कर दिया। सैग जो है मैंने यहाँ पर कितना लिया है, 0 समझ लिया, एक तरह से स्पैन के बराबर मैंने कर दी। इन दोनों के अब रेफरेंस लाइंस और सैग के बीच में जो आप कंडक्टर जा रहा है उसके बीच में गैप ही नहीं है, मैंने डायरेक्ट स्ट्रेट खींच दिया है। इट मीन्स यहाँ पर सैग है ही नहीं है, एकदम 0 कर दिया है मैंने, कुछ भी सैग नहीं लिया है, सिर्फ क्या किया स्पैन के बराबर कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, मैंने जब कंडक्टर को टाइटली स्ट्रिंग कर दिया हूँ, खींच दिया हूँ, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, रिक्वायर्ड लेस कंडक्टर। सपोज कंडक्टर आपका ऐसे डाउन जाता तो क्या होता, कंडक्टर इस समय ज़्यादा लगता, बट मैं स्ट्रेट खींचा हूँ, स्पैन के बराबर कर दिया हूँ, तो इस समय आपका कंडक्टर कम लगा है। तो यहाँ पर लिखा हूँ मैंने लेस कंडक्टर आपका यहाँ पर लगेगा जब हम कंडक्टर क्या करेंगे, टाइट खींचेंगे। ठीक है, मान लो बहुत सारे पोल है, सब में मैंने बहुत टाइट तरीके से कंडक्टर को खींचा, तो उस समय क्या होगा, कंडक्टर आपका कम लगेगा, तो आपका कॉस्ट भी कम लगेगा, कंडक्टर कम लगेगा तो उसका कॉस्ट भी कम लगेगा। उसके बाद ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही अच्छा मिलेगा, लैंड से और ग्राउंड का क्लियरेंस बहुत ही अच्छा मिलेगा, क्रॉसिंग में भी आसानी होगा। और देखिए अब डिसएडवांटेज, इसकी बुराई क्या हो जाएगा, इससे हमें नुकसान क्या होगा वो चीज़ देखिए। तो टेंशन क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज़ हो जाएगा। टेंशन कैसे इंक्रीज होगा, इस पोल और इस पोल, ये क्या करेगा, ये पोल इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा और ये इधर खींचने की कोशिश करेगा। तो क्योंकि ये कंडक्टर बहुत ही ज़्यादा टाइट है तो क्या हो सकता है, इस केस में क्या हो सकता है, आपका पोल टेंड हो सकता है, झुक सकता है, पोल टूट भी सकता है, या आपका जो अगर वी क्रॉस लगा है तो वी क्रॉस आर्म टूट भी सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, आपका ए ब्रैकेट वो भी टेढ़ा हो सकता है, टूट सकता है, और इंसुलेटर भी टूट सकते हैं, उसकी वेंडिंग खुल सकती है। तो इसके वजह से आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें कंडक्टर को एकदम फुल्ली टाइटली नहीं खींचना चाहिए। इससे हमारे बहुत, जैसे कि मैंने 1-2 पिक लिया हूँ, आपको दिख जाएगा कि सैग मैंने कहीं पर अगर टाइट सैग लिया है तो क्या हुआ है। ये देखिए इस केस में यहाँ पर ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा टाइट लिया गया, कंडक्टर को खींचा गया, यहाँ पर सैग एकदम ना के बराबर कर दिया गया, तो क्या हुआ आपका, ये देखिए आपका ए ब्रैकेट पूरा टेढ़ा हो गया, इसका इंसुलेटर भी टूट चुका है, यहाँ से वाइंडिंग से भी हट गया है। तो ये हुआ क्या कि जब मैंने सैग नहीं लिया, मतलब पूरा कंडक्टर को क्या किया, टाइट से खींचा हूँ, तब ऐसा हुआ। और देखिए कहीं कहीं पर क्या होगा, मैंने बोला था पोल भी टेंड हो सकता है, तो ज़्यादा किए तो ये देखिए आपका पोल टेंड हो गया है, झुक गया है, और एक ये देखिए पिन इंसुलेटर भी आपका इसका टेंड हो गया है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है ये जो पोल टेंड हुआ है ये सैग के वजह से हुआ 100%, ये कुछ चांसेस हो सकते हैं कि ये पोल सही से इरेक्ट नहीं किया गया है, इसके वजह से भी हुआ है, बट इसका सैग का भी इस पर इफेक्ट हुआ है। तो आप लोगों ने देखा कि अगर मैं सैग को अगर टाइट से खींचता हूँ या स्पैन के बराबर करता हूँ तो हमें क्या नुकसान हो सकता है। आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत लोकेशन में देखा होगा, जब आप 2 पोल कहीं खेतों में देखे होंगे 11 kV की लाइन जाती है तो वहाँ कितने दूर दूर तक स्पैन लेते हैं लोग। तो क्या होता है उस केस में कंडक्टर टाइट नहीं खींचा पाता है और बहुत ही लूज़ हो जाता है कंडक्टर, ग्राउंड क्लियरेंस एकदम कम हो जाता है। उस केस में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ये स्पैन लेंथ बढ़ाने की वजह से भी होता है, इसलिए स्पैन लेंथ ज़्यादा नहीं बढ़ाएं, लिमिट में ही रखें, तो आपकी इस जो लाइन होगी ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, इसकी लाइफ जो है ज़्यादा होगी। अगर मैं कंडक्टर को अगर लूज खींचूँ, मान लो मैंने टाइट नहीं खींचा, अब एकदम लूज़ कर दिया हूँ, तो क्या होगा, लूज़ करने से क्या होगा, आपका टेंशन कम हो जाएगा। टेंशन कैसे कम होगा, मैंने बताया था कि ये देखिए सैग जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, वेट ऑफ कंडक्टर का। मतलब वेट ऑफ कंडक्टर अगर बढ़ेगा तो सैग भी बढ़ेगा, अगर वेट ऑफ कंडक्टर कम लेंगे तो सैग भी आपका कम होगा। अगर लेंथ स्पैन अगर बढ़ा दें तो सैग भी आपका बढ़ जाएगा, और अगर लेंथ ऑफ स्पैन हम लोगों ने कम किया है तो सैग भी आपका कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका सैग है वो किस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका, वेट ऑफ कंडक्टर का और लेंथ का। तो इसे बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, इसे घटाएंगे तो ये भी घटेगा। बट टी जो है आपका टेंशन जो है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सैग का। मतलब अगर टेंशन बढ़ेगा तो सैग कम होगा, अगर टेंशन घटेगा तो सैग बढ़ेगा।
तो यहाँ पर क्या हुआ, लूज़ में क्या हो गया, आपका सैग जो है बहुत ही, अगर यहाँ पर डॉटेड लाइन खींच दूँ और इसके बीच में गैप देखूँ तो वो ज़्यादा हो जा रहा है, सैग मतलब ज़्यादा हो रहा है। तो क्या हो रहा है, इस केस में सैग ज़्यादा हो रहा है तो टेंशन आपका कम होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेंशन यहाँ पर लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लग रहा है तो क्या होगा, ब्रेक होने के, कंडक्टर के भी ब्रेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बट वही चीज़ अगर हम टाइट खींचेंगे तो आपका टाइट अगर मैं खींचता हूँ तो क्या होगा, कंडक्टर टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बस इस केस में कंडक्टर टूटने के चांसेस कम रहते हैं। बट इसका डिसएडवांटेज यही होता है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हैं बहुत ही कम हो गया है। तो ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर बहुत ही कम हो जाता है और आपका कंडक्टर यहाँ पर ज़्यादा लगता है, तो इसकी वजह से इसका कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सैग और स्पैन क्या है। तो हमें न ज़्यादा सैग लेना है न ज़्यादा कम लेना है, एक नॉर्मल में ही रखें तो इससे आपकी लाइफ ज़्यादा रहेगा। स्पैन भी ज़्यादा नहीं बढ़ाएं, स्पैन अगर कम करते हैं तो आपका कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगा। आप कम दूरी लेते हैं तो आपके पोल ज़्यादा लगेंगे, मटेरियल्स ज़्यादा लगेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगा। और अब अगर आप ज़्यादा दूरी पे पोल गाड़ रहे हैं तो भले ही मटेरियल कम लगेगा, बट इसकी जो लाइफ होगी, जो पोल के जो लाइन की जो आपके लिमिट होगी वो एज कम हो जाएगा। चांसेस हैं कि पोल झुक सकते हैं, टूटेंगे और आपके इंसुलेटर वगैरह डिफेक्ट हो सकते हैं। जितने भी सपोर्टिंग चैनल है वो सब ब्रेक हो सकते हैं, टेढ़ा हो सकते हैं। तो इसके वजह ज़्यादा लॉन्ग स्पैन भी नहीं रखना, एक लिमिट में रखना है। जो लिमिट बताया था अगर उसी पे चलेंगे तो ज़्यादा लॉन्ग लाइफ रहेगी ये ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का। इसलिए कभी भी जब कंडक्टर आप खींच रहे हो तो ज़्यादा टाइट भी नहीं खींचना है और ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखना है। तो उम्मीद है दोस्तों मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर जो वीडियो मेरे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। नेक्स्ट वीडियो में जो डालूँगा दोस्तों, नट और वोल्ट्स के बारे में डालूँगा, जो DTR स्ट्रक्चर में कौन कौन से नट और वोल्ट लगते हैं उसके बारे में, क्योंकि बार बार कमेंट आ रहा है कि सर DTR स्ट्रक्चर में कौन कौन से नट और वोल्ट लगेंगे। तो उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में विदिन आपका 2 और 3 डेज़ में मैं डाल दूंगा, संडे तक, संडे या संडे से पहले मैं डाल दूंगा DTR स्ट्रक्चर में कौन कौन से नट और वोल्ट लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।